हेलो दोस्तों। राजस्थान जेई और एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये हमारा 5वां वीडियो है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोजेस द कोज प्रोड्यूसिंग दैम। तो ये कौन सा लॉ ऐसा कहता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस होता है या फिर करंट हमेशा अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है। तो ये किसने दिया था? ये लो दिया था लेंज ने। तो ये लेंज लो, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा ठीक है, दूसरे ऑप्शन है उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। इसमें लेंज ने ये लो दिया था कि कोई भी चीज़ या ईएमएफ या करंट जो भी इंड्यूस हो रहा है वो जिस कारण से इंड्यूस्ड हो रहा है उसका अपोज करेगा। फ्लेमिंग का कौन सा लो था? फ्लेमिंग के दो थे, एक लेफ्ट हैंड रूल था, एक राइट हैंड रूल था, जो मोटर और जनरेटर के लिए यूज में लिया जाता था। जो राइट हैंड रूल था फ्लेमिंग का वो किसके लिए? जनरेटर के लिए यूज में लेते थे हम। और जो लेफ्ट हैंड रूल है उसको हम मोटर के लिए यूज में लेते हैं। जनरेटर में किस लिए यूज में लेते हैं इसको हम? फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को जनरेटर में हम इंड्यूस्ड वोल्टेज की डायरेक्शन या करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज में लेते हैं। और मोटर में हम फोर्स यानी मोशन की डायरेक्शन को दिखाने के लिए यूज में लेते हैं। और फैराडे ने क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ का ही लॉ दिया था, E इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी या डी फाइव बाई डी टी। और मैक्सवेल ने भी लो दिया था। इन्होंने इंडक्शन के बारे में बताया था, इंडक्शन प्रोसेस के बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कोर इन ट्रांसफॉर्मर इज टू। ट्रांसफॉर्मर में कोर यूज करने का मेन कारण क्या है? तो ऑप्शन है, डिक्रीज आयरन लॉसेस, प्रिवेंट एडी करंट लॉसेस, एलिमिनेट मैग्नेटिक स्ट्रेसेस, डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। तो देखो, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें जो हम कोर यूज करते हैं, ये डायग्राम देखो, इसमें आपने यहाँ पे प्राइमरी बनाया होगा, इधर सेकेंडरी बनाया होगा। जब यहाँ पे हम कोई भी ईएमएफ देते हैं तो यहाँ से क्या होगा? करंट फ्लो होगा, यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स इस कोर से फ्लो होगा, फिर यहाँ पे E2 ईएमएफ जनरेट होगा, और लास्ट में फाइनल वोल्टेज अपन को मिलता है। तो क्या होता है, वैसे हमको एक जगह से एक कोर से दूसरी कोर में एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए कोर की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, एयर से भी कर सकते हैं। लेकिन एयर का क्या होता है? रिलक्टेंस ज़्यादा हाई होता है। तो एयर से, जैसे सर्किट में कंडक्टर में अपन देखते हैं रेजिस्टेंस हाई होता है, तो क्या करता है रेजिस्टेंस? क्या करता है? करंट के फ्लो को रोकता है। ऐसे ही एयर में क्या होता है? रिलक्टेंस हाई होता है, तो क्या करता है? जो फ्लक्स हमारा फाई होता है उसको फ्लो नहीं होने देता है। तो फ्लक्स के फ्लो को रिलक्टेंस कम करता है, जिस प्रकार रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को कम करता है। तो हमको रेजिस्टेंस को रिमूव करना रहता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी रहती है ताकि करंट आसानी से फ्लो हो सके। इसी प्रकार ट्रांसफॉर्मर में रिलक्टेंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? कोर यूज करते हैं। तो कोर से क्या करता है? कोर क्या करती है, जो फ्लक्स रहता है उसको आसान ईजी पाथ प्रोवाइड करवाता है फ्लक्स को वन कोइल से दूसरी कोइल में फ्लो होने के लिए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो मेन पर्पज होता है कोर का ट्रांसफॉर्मर में, वो ये होता है डिक्रीज रिलक्टेंस ऑफ द कॉमन मैग्नेटिक सर्किट। तो मैग्नेटिक सर्किट होता है, इसका क्या करता है? रिलक्टेंस को डिक्रीज कर देता है ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मर में कोर को यूज करते हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग चार्जिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए लीड एसिड बैटरी। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी लीड एसिड बैटरी की, वो क्या हो जाएगी चार्जिंग के टाइम पे? तो देखो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सीधा इंक्रीज हो जाएगी। देखो, जब कोई भी बैटरी की बात करते हैं हम, जब चार्ज होती है तो क्या करते हैं? चार्ज होते वक्त बैटरी पे क्या होता है? प्लस माइनस आयंस क्या होते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं एक जगह पे, एक इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएंगे? आयंस क्या हो जाएंगे? इकट्ठा हो जाएंगे। तो उससे क्या हो जाएगी? उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज हो जाती है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंक्रीज, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज ऑन लीड एसिड बैटरी इज गिवन बाय। तो इंडिकेशन पूछ रहा है, बेस्ट इंडिकेशन अबाउट द स्टेट ऑफ चार्ज। चार्ज क्या होगा लीड एसिड बैटरी पे? तो ये किससे पता चलेगा हमको? ये पता चलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जो चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, जो आयंस होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो जहाँ पे जैसे अब अगर हमको पता है कि कहीं पे स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे जो चार्ज है उसकी स्टेट पता चल जाएगी क्या स्टेट है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ऑप्शन फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज सोर्सेस द मूवमेंट ऑफ कंडक्टर्स इन मैग्नेटिक फील्ड इज यूज टू प्रोड्यूस वोल्टेज। तो इसमें क्या है, जो कंडक्टर्स का मूवमेंट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो कंडक्टर का जो मूवमेंट करवा रहे हैं हम इंड्यूस्ड वोल्टेज के लिए, वोल्टेज प्रोड्यूस करने के लिए, तो कौन किस में यूज होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, थर्मोकपल, जिंक कॉपर एलिमेंट, डीसी जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर। इनमें से क्या होगा, हमारा जनरेटर ही सही होगा। जनरेटर में ही तो पढ़ते हैं हम, क्या करते हैं, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे नॉर्थ साउथ, ये दो मैग्नेट के पोल्स हैं, तो यहाँ से क्या होगा, नॉर्थ से साइड साउथ की साइड मैग्नेटिक फील्ड हमारी जनरेट होगी। यहाँ पे क्या होता है, हमारा आर्मेचर होता है। तो जनरेटर में क्या होता है, हम जब जब इसको रोटेट करवाएंगे आर्मेचर को मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कंडक्टर्स को रोटेट करवा रहे हैं हम मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जनरेटर। जनरेटर में ही ईएमएफ इंड्यूस किया जाता है कंडक्टर्स को रोटेट करवा के। थर्माकपल तो अलग ही चीज़ हो गया, जिंक का कॉपर एलिमेंट भी अलग हो गया। ट्रांसफार्मर में तो एनर्जी का ट्रांसफार्मर होता है एक जगह से दूसरी जगह पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनने डीसी जनरेटर, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ये है, द करंट ट्रांसफॉर्मर दैट इज यूज टू मेजर 100 एम्पियर करंट बाय 5 एम्पियर एमीटर इज है। तो देखो इसमें क्या है, प्राइमरी करंट की वैल्यू दे रखी है आपको, I1 दे रखा है 100 एम्पियर, ठीक है, और I2 दे रखा है 5 एम्पियर, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो 100 एम्पियर है उसको क्या कर रहा है, ये ट्रांसफॉर्मर जो करंट ट्रांसफॉर्मर है 5 एम्पियर में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये पूछ रहे हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन होगा, या पावर ट्रांसफार्मर होगा, या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होगा, क्या होगा। तो देखो आपने टर्न्स रेशियो वाला वो फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक V1/V2 इक्वल्स टू I2/I1 इक्वल्स टू N1/N2। तो यहाँ पे क्या है, हमको I2/I1 की वैल्यू पता है हमको, तो इससे क्या लिख सकता हूँ मैं, V1/V2 इक्वल्स टू I2 की वैल्यू क्या है मेरी 5, I1 की वैल्यू क्या है 100। तो देखो इसमें प्राइमरी में करंट ज़्यादा था, सेकेंडरी में क्या होगा, सेकेंडरी में जाके करंट की वैल्यू कम हो गई। तो अब इसको वोल्टेज के हिसाब से देखें तो प्राइमरी वोल्टेज V1 की वैल्यू 5 है, V2 की वैल्यू 100 है। इसका मतलब क्या होगा, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। आंसर ये हो जाएगा, समझ में आया ना। V1/V2 ये होता है हमारा I2/I1। तो I2 की वैल्यू तो हमारी 5 हो गई, I1 की वैल्यू 100 हो गई, ठीक है। तो इससे हमको पता चल गया कि V2 की वैल्यू 100 है, V1 की वैल्यू 5 है, सेकेंडरी में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि वो ये हो गया वो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डायनामोमीटर टाइप ऑफ वाट मीटर विच ऑफ द कोइल इज स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स। तो डायनामोमीटर में क्या करते हैं हम, करंट कोइल जो होती है हमारी, उसको क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड करते हैं। डायनामोमीटर का डायग्राम ऐसा होता है, ये करंट कोइल है, इसको क्या कर दिया हमने 2 पार्ट्स में, ये 1 मान लो CC1, ये CC2, और यहाँ पे क्या होती है हमारी एक पोटेंशियल कोइल होती है, ठीक है। इस तरीके से कुछ कनेक्टेड होते हैं, यहाँ पे कुछ लोड होता है, यहाँ से कुछ वोल्टेज सप्लाई होता है। जो करंट कोइल होती है ये क्या होती है, हमारे 2 भागों में डिवाइडेड रहती है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। तो आंसर हो जाएगा इसका करंट कोइल। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि डायनामोमीटर टाइप वाट मीटर में करंट कोइल कितनी होती है और पोटेंशियल कोइल कितनी होती है। तो करंट कोइल तो कितनी होती है, 2 होती हैं, और पोटेंशियल कोइल कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, द सीरीज मैग्नेट ऑफ ए सिंगल फेज एनर्जी मीटर कंसिस्ट कोइल ऑफ। तो जो सीरीज मैग्नेट होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे सीरीज मैग्नेट में क्या होता है, कुछ टर्न्स होते हैं, टर्न्स ज़्यादा नहीं होते हैं, और क्या जो भी टर्न होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे थिक होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थिक वायर ऑफ फ्यू टर्न्स। और जो शंट में, ये तो क्या था सीरीज मैग्नेट में, सीरीज मैग्नेट एनर्जी मीटर का हो भले ही, या सीरीज वाइंडिंग यूज में लेते हैं हम डीसी मोटर में या जनरेटर में, उसमें भी ये सेम ही होता है। जो टर्न्स तो कम होते हैं, और जो वायर होता है वो क्या लेते हैं हम, थिक यूज में लेते हैं। ऐसे ही शंट वाइंडिंग जो जनरेटर और मोटर में जो यूज में लेते हैं, या फिर शंट मैग्नेट जो एनर्जी मीटर में हम जो यूज में लेते हैं ना, तो उसमें क्या होते हैं, टर्न्स ज़्यादा होते हैं, टर्न्स ज़्यादा होते हैं, और वायर क्या होता है हमारा, थिन होता है।
इसमें तो क्या होता है, सीरीज में थिक होता है और शंट में क्या होता है, थिन होता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा थिक वायर ऑफ फ्यू टर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमेन आर रिलेटेड थ्रू। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम डोमेन किस तरीके से रिलेटेड है, ये पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो सही है। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आप क्या लिखते हो, एस डोमेन, टाइम डोमेन को क्या करते हो आप, जो टाइम डोमेन होती है हमारी उसको किस टर्म्स में लिख देते हो आप, एस डोमेन के टर्म में लिख देते हो। और एस क्या होता है हमारा, सिग्मा प्लस जे ओमेगा। सिग्मा रियल पार्ट होता है, ओमेगा हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। ओमेगा क्या होता है, हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम को कौन रिलेट कर रहा है, एक तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर रहा है, दूसरा फोरियर इंटीग्रल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फोरियर इंटीग्रल भी सही है इसमें। कैसे, फोरियर इंटीग्रल में भी हम क्या करते हैं, टाइम डोमेन होता है उसको सीधा ओमेगा की फॉर्म में लिखते हैं फोरियर इंटीग्रल में। तो ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर इंटीग्रल। या तो ये बोला और का मतलब यहाँ पे क्या है, या तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म या फोरियर इंटीग्रल। तो ये तो गलत हो गया, हमारा दोनों ही करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन दे रखा है बोथ लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर इंटीग्रल। यहाँ पे सही दे रखा है, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी करता है, फोरियर इंटीग्रल भी करता है। तो ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है द ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम इन इज वन इन विच। तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के बारे में पूछ रहा है। तो देखो हमारा कोई भी सिस्टम है, इसमें इनपुट दे रहे हैं हम एक्स टी, आउटपुट में क्या आता है हमारे वाई टी। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है हमारी कंट्रोल यूनिट होती है। तो देखो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट से लेके इनपुट के बीच का कोई भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कंट्रोल यूनिट का कोई रिलेशन नहीं रहता है उसमें। ओपन लूप में सिर्फ ये ही ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं हम, जिसमें क्या होता है इनपुट देते हैं डायरेक्ट आउटपुट मिलता है। तो ये क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर तो सीधा सीधा हो जाएगा, द आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंट्रोल यूनिट। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेकिन अगर इसी की जगह क्या लिखा होता, इसी की जगह अगर ये लिखा होता हमारा क्लोज लूप, क्लोज लूप में क्या हो जाता, हम आउटपुट से कुछ फीडबैक में कुछ पार्ट लेते हैं आउटपुट का, उसको कंट्रोल यूनिट में देते हैं और वापस से इनपुट में प्रोवाइड करवा देते हैं। तो जो आउटपुट होता है वो डिपेंडेंट होता है कंट्रोल यूनिट पे। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है अगर इसी की जगह क्लोज लूप होता तो। लेकिन अभी ओपन लूप है तो ये कोई भी रिलेशन नहीं होएगा। तो सीधा सीधा हो जाएगा आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑन कंट्रोल यूनिट, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है एज कंपेयर टू ए स्प्लिट फेज मोटर कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हैज। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, स्प्लिट फेज मोटर और कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के बारे में थोड़ा सा पूछा, कंपेयर करना है दोनों को। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, लोअर स्टार्टिंग टॉर्क, हायर रनिंग टॉर्क, नन। तो देखो इसमें क्या है, जो हमारा स्प्लिट फेज मोटर होता है उसमें अगर वोल्टेज की एक्सिस हम रेफरेंस एक्सिस मान लेते हैं, तो क्या होता है करंट क्या होता है इसमें काफ़ी लैग करता है स्प्लिट फेज में। मान लो करंट यहाँ पे है, लेकिन जैसे ही हम क्या, और इसमें क्या होगा एंगल फाई 1 मान लेते हैं इसको। अब जैसे ही हम इसमें क्या कर देंगे, कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं मोटर में, तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में क्या हो जाता है, जो आपको पता है जब भी हम कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं तो जो करंट जो होता है और वोल्टेज जो होता है उन दोनों के बीच का जो एंगल हो जाता है क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो जो आई पहले यहाँ पे लैग कर रहा था, I1 मान लो इसको I2 मान लेते तो यहाँ पे आ जाएगा और ये φ2 बन जाएगा। तो हमारा φ2 क्या है, एंगल जो है वो φ1 से कम है। और तो cos φ2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, cos φ1 से बड़ी हो जाएगी। क्योंकि देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो एंगल जितना ज़्यादा कम होगा वैल्यू उतनी ज़्यादा हाई होगी। तो φ2 की वैल्यू कम है इसलिए cos φ2 की वैल्यू हाई होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होगा। तो उससे और क्या होगा, हमारा टॉर्क क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया इसका, इससे क्या होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर जो है क्या करेगी, हमारा हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए वोल्टेज सोर्स। ईएमएफ क्या होता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है इसका जैसा एक क्वेश्चन,
इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ये EMF E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे हमको क्या मिलता है, टर्मिनल वोल्टेज भी, इसमें से कुछ I करंट फ्लो हो रहा है। तो EMF की वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू बतानी है, EMF की E की वैल्यू, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मान लो वो लास्ट में हमने कोई लोड ही नहीं लगा रखा, लोड नहीं लगा रखा मतलब करंट की वैल्यू 0 है। तो जब हमारा लोड कनेक्टेड नहीं होगा, कोई भी लोड हमारा सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो वोल्टेज, यानी कि जब आई जीरो हो गया, तो इस रेजिस्टेंस का क्रॉस, इंटरनल रेजिस्टेंस का क्रॉस कोई भी ड्रॉप नहीं होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो हमारा क्या आएगा, टोटल EMF की वैल्यू क्या आएगी, ई आएगी। अगर इसका क्रॉस हम टोटल EMF देखेंगे तो EMF की वैल्यू क्या आएगी, ओनली ई आएगी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, EMF हमारा क्या होता है, इंटरनल वोल्टेज व्हेन नो लोड इज अप्लाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम enables a number of voltage or current sources to be combined directly into a single voltage or current source। तो ये बोल रहा है कि कौन सी ऐसी थ्योरम है जो बहुत सारे करंट सोर्सेस या वोल्टेज सोर्सेस होते हैं उनको सिंगल में कंबाइन कर देती है। तो जैसे देखो, इसका आंसर तो मिलमेंस थ्योरम है, सीधा सीधा बता देता हूँ। लेकिन जैसे देखो, अगर ये वोल्टेज सोर्स है, एक रेजिस्टेंस है, एक और ये वोल्टेज सोर्स है, एक और ये रेजिस्टेंस है, एक और वोल्टेज सोर्स है, एक और रेजिस्टेंस है, मान लो ये ऐसे कनेक्टेड है, इस तरीके से कनेक्टेड है, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ऐसे ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो मिलमेंस थ्योरम क्या करती है, इनको क्या करती है, एक इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देती है। इक्विवेलेंट में क्या होती है, एक टोटल वोल्टेज V हो जाता है और एक टोटल रेजिस्टेंस R हो जाता है। तो कौन सी थ्योरम है ऐसी जो एक सिंगल वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देती है सारे के सारे वोल्टेज सोर्सेज को। करंट सोर्स हो तो करंट सोर्स में भी सिंगल करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो वो थ्योरम है हमारी मिलमेंस थ्योरम। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है, टू नेग्लेक्ट ए वोल्टेज सोर्स टर्मिनल्स अक्रॉस द सोर्स आर। अब हमको क्या करना है, वोल्टेज सोर्स है, कोई वोल्टेज सोर्स है मान लो ये, इसको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। इसकी वैल्यू हम मान लो ये वोल्टेज V है, इसकी वैल्यू हमको 0 करनी है। ये वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब मैं क्या करूँ, इसके इन टर्मिनल्स के वोल्ट, अभी ये टर्मिनल A, ये B, अभी आप वैल्यू देखोगे VAB की, तो क्या हो जाएगी, VAB की वैल्यू क्या होगी, इस वोल्टेज V की वैल्यू मान लो 5 वोल्ट है, तो 5 के बराबर ही आएगी, 5 वोल्ट ही आएगा आंसर VAB। लेकिन अगर इसको मेरे को 0 करना है तो क्या कर दो, इसको शॉर्ट कर दो, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अगर मैंने इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया तो VAB की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 वोल्टेज, क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो हमें से क्या हो जाएगा, वोल्टेज क्या हो जाएगा, उसका क्रॉस 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ऑप्शन 2। ऐसे ही अगर इसकी जगह करंट सोर्स बोल देता है वो, तो करंट सोर्स बोल देता है, तो करंट सोर्स कुछ ऐसा होता है, मान लो 2 एम्पियर हो रहा है, इसकी वैल्यू मेरे को क्या करना है, 0 करनी है। तो 0 करनी है, अभी मान लो करंट सोर्स होता है तो क्या होता है, कुछ क्लोज सर्किट होगा तभी तो करंट फ्लो होगा, अगर ओपन होगा तो फ्लो ही नहीं होगा ये। तो अगर मेरे को क्या करना है, करंट सोर्स को नेग्लेक्ट करना है, तो उसके लिए क्या कर देते हैं, सर्किट को हम ओपन कर देते हैं, तो करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो नेग्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही वोल्टेज सोर्स होगा तो क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, जिससे वोल्टेज की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, विच फिगर इज द इलेक्ट्रिकल सिंबल फॉर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो भी फिगर गिवन है आपको ए से लेके एल तक, इनमें से बताना है कि एन सोर्स ऑफ एनर्जी का सिंबल कौन सा है, कौन सा इनमें से सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। तो देखो आई को देखो, ये क्या है, वोल्टेज सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है ना, दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर यही हो जाएगा आई। जो फिगर आई है वो क्या कर रहा है, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट कर रहा है, ये सिंबल है सोर्स ऑफ एनर्जी का। तो इसमें आंसर था फिगर आई, फिगर आई बताया तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ स्टैंडर्ड मल्टीमीटर फॉर मेजरिंग एसी वोल्टेज पैरामीटर्स ऑफ डैश वोल्टेज इज मेजर्ड। अच्छा, देखो जो मल्टीमीटर होता है हमारा, स्टैंडर्ड मल्टीमीटर जो होता है, एसी वोल्टेज को जो मेजर करता है ना, तो एसी वोल्टेज की कौन सी वैल्यू को मेजर करता है, पिक टू पिक को करता है, पीक को करता है, एवरेज वैल्यू को करता है, या आरएमएस वैल्यू को करता है। तो ध्यान रखना, जो मल्टीमीटर होता है हमारा, हमेशा जो आरएमएस वैल्यू होती है उसी को मेजर करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 4 आरएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपन्स टू करंट फ्लो इन अ कैपेसिटिव सर्किट व्हेन द डीसी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द सोर्स वोल्टेज। देखो ये क्या कह रहा है, अगर मान लो कोई सोर्स है, सोर्स का वोल्टेज V है, इससे क्या है हमारा, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है कोई C, तो इसका क्रॉस कुछ वोल्टेज VC होगा, मान लो इसकी वैल्यू 5 वोल्ट है, इसकी वैल्यू, ये बोल रहा है कि अगर VC की वैल्यू कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू सोर्स वोल्टेज के अक्रॉस हो जाए, मान लो बीच में कुछ रेजिस्टेंस भी हो, कुछ भी हो, तो क्या होगा हमारा, करंट फ्लो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, लिटिल करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो इज मैक्सिमम एट द सोर्स, करंट फ्लो इज मैक्सिमम एट द कैपेसिटर। तो क्या होता है कि देखो कैपेसिटर क्या करता है, इसमें से सडनली वोल्टेज को चेंज को अलाउ नहीं करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब वोल्टेज को हम इक्वल करेंगे तो इसमें से थोड़ा सा करंट फ्लो होएगा, भले ही माइन्यूट सा करंट फ्लो, लेकिन फ्लो जरूर होएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लिटिल करंट फ्लोज, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कैन बी यूज्ड टू टेस्ट द वाइंडिंग ऑफ एन इंडक्टर फॉर कंटिन्यूटी। तो देखो कंटिन्यूटी के लिए हमेशा किसको यूज करते हैं हम, कंटिन्यूटी के लिए हमेशा ओम मीटर को यूज किया जाता है, किसी भी वाइंडिंग की या इंडक्टर की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ओम मीटर को यूज करते हैं, तो आंसर हो जाएगा ओम मीटर, ऑप्शन 3। वोल्ट मीटर तो हमारा पावर मेजर करता है, वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज को मेजर करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज हमारा रेजिस्टेंस वगैरह बैलेंसिंग कंडीशन करके मेजर करने के काम में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट कंटेन्स डज ए मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर एमओवी प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो जो हमारा मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर होता है वो किसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है हमको, हाई वोल्टेज, हाई करंट, हाई सर्किट नॉइज, हाई क्रॉसटॉक। तो ये क्या करता है हमारा, हाई वोल्टेज का के अगेंस्ट क्या करता है, हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जो मेटल ऑक्साइड बैरिस्टर होता है ना, ये क्या करता है, एक लो रेजिस्टेंस होता है, इसमें लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करवाता है जब भी कभी भी हाई वोल्टेज आता है, तो उसको समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाउ डज अ फ्यूज बी इंस्टॉल्ड इन अ सर्किट टू एंश्योर प्रॉपर ऑपरेशन। तो देखो प्रॉपर ऑपरेशन एंश्योर करने के लिए क्या करते हैं हम, फ्यूज को किस तरीके से लगाया जाता है सर्किट में, ये पूछ रहा है, तो फ्यूज को क्या करेंगे हम, सीरीज में लगाएंगे हमेशा, लोड के, लोड है उसके सीरीज में हम फ्यूज को लगाएंगे हमेशा, याद रखना, ताकि मान लो ओवर करंट आया, ओवर करंट आएगा तो क्या हो जाएगा, फ्यूज का टेम्परेचर हाई होगा और ये पहले ही मेल्ट हो जाएगा, यहाँ से सर्किट क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, जिससे हमारा जो भी लोड रहेगा वो डैमेज होने से बच जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ये सीरीज विद द लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। तो देखो इसमें क्या है, हमारे 3 बैंड होते हैं, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और जो बीच में जो रहता है हमारा उसको क्या कहते हैं हम, फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन बैंड भी कहते हैं उसको। तो देखो इसमें बोल रहा है एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए जो हमारा फर्मी एनर्जी लेवल होता है ना, वो कहाँ रहता है। तो देखो जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कुछ इस जगह पे होता है, कंडक्शन बैंड के पास में होता है, ये फर्मी एनर्जी लेवल को हम EF से डिनोट करते हैं। तो ध्यान रखना एन टाइप के लिए जो फर्मी एनर्जी लेवल होता है वो कंडक्शन बैंड के पास में मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज टू कंडक्शन में। और इसी के लिए अगर पी टाइप पूछ लेता तो पी टाइप में क्या हो जाता, ये कंडक्शन बैंड के पास में होता है एन टाइप के लिए, पी टाइप के लिए क्या हो जाता, ये वैलेंस बैंड के पास में आ जाता, तो ऑप्शन 3 हो जाता अगर इसी की जगह ये पी टाइप पूछ लेता तो ध्यान रखना। चलो आज के लिए काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और बाकी अगर आपको किसी भी कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस क्वेश्चन को वापस से समझा दूंगा। एंड कोई भी मटेरियल वगैरह या वीडियो या पेड मटेरियल वगैरह आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, उसको फॉलो कीजिए, वहाँ आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, फाइल सेक्शन में जाके देखिएगा। अगर आपको कोई मटेरियल नहीं मिल रहा है तो वहाँ पे टैग कर देना एडमिन को, आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय।